मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने गृह क्षेत्र खटीमा का दौरा किया। खटीमा पहुंचने पर सीएम धामी का लोगों ने भव्य स्वागत किया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खटीमा स्थित रंगोली मंडप लोहिया हेड में लोकसभा क्षेत्र नैनीताल के विधानसभा खटीमा एवं नानकमत्ता के पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ संवाद कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा कि हम सभी को आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट जाना है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हम सभी कार्यकर्ताओं को आगामी लोकसभा चुनाव के लिए पूरी तैयारी के साथ जुटना है। आगामी महीने में हम सभी को केंद्र एवं राज्य सरकार ने जो भी जनहित में काम किए हैं उन्हें जनता तक संवाद के माध्यम से लाना है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि देश के प्रत्येक व्यक्ति को किसी न किसी योजना का लाभ मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 10 साल के कार्यकाल के दौरान हर व्यक्ति को किसी न किसी योजना का लाभ मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 10 साल के कार्यकाल के दौरान हर व्यक्ति विकास योजनाओं का लाभार्थी है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान योजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना जैसी कई योजनाओं का लाभ मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमने अपने आसपास बदलाव देखा है। देश को विकास एवं लंबे समय से लंबित कार्यों को पूरा होते देखा है। कांग्रेस ने अभी तक हरिद्वार और नैनीताल लोकसभा सीट पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की है। कांग्रेस द्वारा नामों का फाइनल करने के लिए बैठकों का सिलसिला जारी है। पिछले 48 घंटे में इन बैठक में लगातार मंथन के बाद भी कांग्रेस अभी तक टिकट फाइनल नहीं कर पाई है। आपको बता दें कि जिस तरीके से लोकसभा चुनावों का जो बिगुल था वो बच चुका था और उसके बाद कांग्रेस ने अभी तक हरिद्वार नैनीताल लोकसभा सीट पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की है। इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए रुख करेंगे हमारे संवाददाता धनराज गर्ग हमारे साथ जुड़ गए हैं। धनराज, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से अभी तक प्रत्याशियों के नाम की घोषणा नहीं की गई है, आखिर इसकी क्या वजह है? बिल्कुल शायद देखिए, लोकसभा चुनाव बेहद नजदीक आ चुका है, लेकिन कांग्रेस अभी तक अपने 2 प्रत्याशियों का नाम घोषित नहीं कर पाई है। 2 सीटें अभी भी खाली है। नैनीताल और हरिद्वार की सीट अभी कांग्रेस की खाली चल रही है। हालांकि अभी देखा जाए तो बैठकों का दौर लगातार कांग्रेस के अंदर जारी है, क्योंकि दिल्ली के अंदर लगातार सीईसी की बैठक होती हुई नजर आ रही है और तमाम चर्चाएं कहीं ना कहीं होती हुई नजर आ रही है। लेकिन अभी तक नाम फाइनल होने के पीछे क्या वजह है, इसका कारण साफ नहीं हो पा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंदर अंदरूनी जो लड़ाई है वो देखने को मिलती है। क्योंकि पिछले विधानसभा में अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं जो अंदरूनी लड़ाई है वो देखने को मिलती है और जिसका परिणाम होता है कि कांग्रेस को कहीं ना कहीं हार का मुंह देखना पड़ता है। और यही कारण है कि अभी भी जो वर्चस्व की लड़ाई है वो उत्तराखंड के अंदर लगातार जारी है और 2 सीटें जो अभी तक फाइनल नहीं हुई है वो सिर्फ वर्चस्व की लड़ाई के कारण ही फाइनल नहीं हो पाई है। क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए कि हरीश रावत एक मजबूत प्रत्याशी के रूप में कहीं ना कहीं उभर कर सामने आ रहे हैं, लेकिन हरीश रावत अपने लिए टिकट नहीं बल्कि अपने बेटे वीरेंद्र के लिए वो टिकट मांग रहे हैं। लेकिन अभी तक जो कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस कहीं ना कहीं हरीश रावत को हरिद्वार सीट पर लड़ाना चाहती है। और वहीं यदि नैनीताल सीट की बात करें तो वहां पर करण मेहरा जो प्रदेश अध्यक्ष है अभी कांग्रेस के, उनको लड़ाना चाहती है। लेकिन अभी कहीं ना कहीं जो अंदरूनी लड़ाई है वो निकलकर सामने आ रही है, जिसके कारण अभी तक टिकट फाइनल नहीं हो पाए। हालांकि जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं उनका साफ तौर पे यही कहना है कि आज शाम तक कहीं ना कहीं वो टिकट फाइनल कर देंगे और शाम तक प्रत्याशियों की घोषणा भी कर दी जाएगी। धनराज, एक तरफ जहां पर भाजपा 400+ का नारा लेकर चल रही है और उसके साथ साथ हम बात करते हैं उत्तराखंड में कांग्रेस जो है अंतरकलह जो है वो चल रहा है, साफ तौर पर आपने भी कहा। तो क्या लगता है, क्या भाजपा को टक्कर दे पाएगी कांग्रेस? बिल्कुल साहिल, देखिए जो अंदरूनी लड़ाई कांग्रेस की है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को कमजोर करती हुई नजर आ रही है। और यदि हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने जो नारा दिया है 400 पार का, वो कहीं ना कहीं उसको पार करने के लिए बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं या फिर बड़े नेता हैं वो लगातार आप देख रहे होंगे कि फील्ड में उतर चुके हैं और लगातार जनता से संपर्क भी कर रहे हैं और रोड शो भी लगातार चल रहे हैं। और आप देखिएगा कि अब ये चुनौती कांग्रेस के सामने जरूर है कि वो अपने प्रत्याशी किस तरीके से घोषित करे और किस तरीके से उन प्रत्याशी को जीत हासिल कराए। क्योंकि अभी तक बात करें यदि पिछले लोकसभा चुनाव की, तो पिछले लोकसभा चुनाव में भी इसी तरीके से कांग्रेस को हार का मुंह देखना पड़ा था और 5 सीटें बीजेपी के पाले में चली गई थी। और इस बार भी लगता है कि जो टक्कर है वो कांग्रेस और बीजेपी के सामने आपस में है। और आप देखिएगा कि अब देखने वाली बात यही होगी क्या बीजेपी उस टक्कर को सहन कर पाएगी या नहीं। लेकिन अभी ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके से कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई है उससे कहीं ना कहीं बीजेपी को फायदा मिलता हुआ उत्तराखंड के अंदर नजर आएगा। मुख्य विपक्षी दल है कांग्रेस और अभी तक प्रत्याशियों के नाम की घोषणा नहीं होना,
क्या सवाल खड़ा करती है? क्या भाजपा के खिलाफ कोई प्रत्याशी इनके पास खड़े करने के लिए है ही नहीं? बिल्कुल साहिल, देखिए जिस तरीके से आप देखें कि कांग्रेस एक विपक्षी दल जरूर उत्तराखंड के अंदर है, लेकिन कांग्रेस के पास प्रत्याशियों के लिए एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार आपने देखा कि जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, विधायक हैं, पूर्व विधायक हैं, वो लगातार कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक चुनौती जरूर कांग्रेस के सामने है कि आखिर वो प्रत्याशी किसको उतारें। लेकिन बीजेपी ने देखिएगा कि अपने जो 5 सीटों पर प्रत्याशी हैं वो उतार चुकी है, और 5 सीटों पर कहीं ना कहीं उनके जो प्रत्याशी हैं वो एक तरीके से मजबूत प्रत्याशी नजर आ रहे हैं। धन्यवाद। अगली खबर के लिए आप बने रहिएगा हमारे साथ। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लोकसभा चुनाव में खड़े प्रत्याशियों के प्रचार के लिए भाजपा के प्रदेश नेतृत्व ने पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व से स्टार प्रचारकों की मांग की है। बताया जा रहा है कि प्रदेश भाजपा ने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को 16 स्टार प्रचारकों की मांग की है और इसकी सूची भी प्रदेश भाजपा ने भेज दी है। आपको बता दें कि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव जो हैं उनका बिल्कुल बच चुका है और तारीखों का ऐलान हो चुका है, 7 चरण में ये होने हैं, उन सबके बीच में लोकसभा चुनाव में खड़े प्रत्याशियों के प्रचार के लिए भाजपा के प्रदेश नेतृत्व ने पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व से स्टार प्रचारकों की मांग की है। और बताया जा रहा है कि प्रदेश भाजपा ने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को 16 स्टार प्रचारकों की मांग की है और इसकी सूची भी प्रदेश भाजपा ने भेज दी है। ज्यादा जानकारी रुक करेंगे, हमारे संवाददाता धनराज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धनराज, जानना चाहेंगे कि ये जिस तरह से स्टार प्रचारकों की बात कही जा रही है, तो किन किन का नाम जो है इसमें शामिल हो सकते हैं? जी साहिल, बिल्कुल देखिए जिस तरीके से देखा जाए कि लोकसभा चुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की मांग अब उत्तराखंड के अंदर होने लगी है, क्योंकि बीजेपी की यदि हम बात करें तो बीजेपी ने अपने जो केंद्र से 16 स्टार प्रचारकों की मांग की है और उनसे कहा है कि ये 16 स्टार प्रचारक उनको उत्तराखंड के अंदर चाहिए है, जो कि इस लोकसभा चुनाव में रैलियां कर सके, एक जनसंपर्क कर सके और जनता को अपनी जो योजनाएं हैं सरकार की वो बता सके। और आप देखिएगा कि जो 16 स्टार प्रचारकों की मांग की गई है उसमें सबसे पहला नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आता है, उसके बाद अमित शाह का नाम भी आता है, और उसके बाद आप देखिएगा कि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के जो सीएम हैं योगी आदित्यनाथ, तो उनकी भी मांग कहीं ना कहीं जोरों पर उत्तराखंड के अंदर मांगी जा रही है। और वहीं देखेंगे कि 16 स्टार प्रचारकों में जो बड़े बड़े नाम है वो स्मृति ईरानी का नाम भी है और आदित्य योगीनाथ का नाम है। उसके साथ ही कई ऐसे केंद्रीय मंत्री हैं कि जिनका नाम इस लिस्ट में दिया गया है। अब देखने वाली बात होगी कि जो 16 स्टार प्रचारक क्या ये उत्तराखंड को केंद्र देता है या नहीं, और किस तरीके से इनका जो पूरा कार्यक्रम है वो किस तरीके से रहेगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अभी ये कहा जाए कि जिस तरीके से बीजेपी लगातार चुनाव में कहीं ना कहीं दमखम दिखाती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जल्द ही कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली भी उत्तराखंड के अंदर होगी, ऐसा कहना बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष है महेंद्र भट्ट, उनका कहना है कि जल्द ही जो स्टार प्रचारक हैं वो उत्तराखंड आएंगे और जनता को समझाने में कामयाब होंगे कि जो सरकार है, केंद्र की सरकार है, इस समय वो कहीं ना कहीं जनता के हित में कार्य कर रही है, विकास कार्य कर रही है, और उसी को वोट करें और दोबारा से यानी कि तीसरी बार फिर मोदी सरकार बनाए। जी अब बिल्कुल धनराज, इस तरीके से केंद्रीय नेतृत्व को स्टार प्रचारकों के लिए एक मांग की गई है, तो क्या लगता है कि बीजेपी बड़े से लेके छोटे राज्य तक को बांधने में लगी हुई है? वो एक छोटा सा चांस भी लेना नहीं चाहती है? बिल्कुल साहिल, देखिए बीजेपी का ध्येय रहा है कि आखिरी छोर पर बैठे हुए व्यक्ति तक जो विकास योजनाएं हैं वो पहुंचे, और बीजेपी किसी भी तरह का चांस यहाँ पर लेना नहीं चाहती है, क्योंकि आप देखेगा कि जब चुनाव शुरू हुए भी नहीं थे कि तब से ही बीजेपी कहीं ना कहीं जनता के बीच जा रही है और लगातार अपना प्रचार प्रसार कर रही है। और अब जो स्टार प्रचारकों की लिस्ट भेजी गई है वो स्टार प्रचारक भी उत्तराखंड आएंगे और कहीं ना कहीं जनता को लुभाने में कामयाब हो सकते हैं। और आप देखेगा कि बीजेपी की तरफ से जो योजना हैं या विकास कार्य हैं, चाहे वो प्रदेश सरकार के हों या फिर केंद्र सरकार के हो, उन विकास कार्यों को लेकर कहीं ना कहीं जनता के बीच जा रही है कि ताकि जो विकास कार्य अभी तक किए हैं सरकार ने वो सरकार जनता को पता लगे और जनता उस प्रलोभन में आकर कहीं ना कहीं बीजेपी को वोट करे। लेकिन वहीं यदि हम यहाँ पर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस कहीं ना कहीं इसमें पिछड़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अभी तक कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं वो ही पूरे नहीं हो पाए हैं। और अब देखने वाली बात होगी कांग्रेस के जब प्रत्याशी घोषित हो जाएंगे तो उसके बाद किस तरीके से स्टार प्रचारकों की लिस्ट कांग्रेस की भेजी जाती है, क्योंकि लाजमी है कि जब बीजेपी के स्टार प्रचारक उत्तराखंड आएंगे तो लाजमी है कि कांग्रेस के जो स्टार प्रचारक हैं वो भी उत्तराखंड आकर दमखम दिखाने की कोशिश करेंगे।
एक आखिरी सवाल आपसे धनराज, जिस तरीके से भाजपा ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा तो कर ही दी है, तो क्या लगता है कि उनकी पैठ कितनी है उत्तराखंड में? बिल्कुल साहिल, देखिए यदि पैठ की हम यहाँ पर बात करें तो कहीं ना कहीं बीजेपी लगातार पैठ बनाती हुई नजर आती है, क्योंकि आप देखेगा कि पिछले चुनावों की यदि हम बात करें, चाहे हम विधानसभा चुनाव की बात करें या फिर लोकसभा चुनाव की बात करें, तो कहीं ना कहीं बीजेपी ने अच्छा परचम अपना यहाँ पर लहराया है। और आप देखेगा कि इस बार भी कहीं ना कहीं 500 सीटें अभी तक देखा जाए, यदि हम सर्वे की बात करें तो 500 सीटें ही कहीं ना कहीं सर्वे में बीजेपी के पाले में जाती हुई नजर आ रही है। लेकिन वहीं कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं वो भी दावा करते हुए नजर आ रहे हैं कि इस बार वो 500 सीटें जीतेंगे। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि क्या ये 500 सीटें बीजेपी के पाले में जाती हैं या फिर कांग्रेस के पाले में जाती हैं। धन्यवाद धनराज, पूरी जानकारी साझा करने जिस तरह से धनराज हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़े हैं, पूरी जानकारी साझा की। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का ऐलान होते ही पूरे देश में आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है। शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन और निर्वाचन आयोग पूर्ण रूप से मुस्तैद नजर आ रहा है। निर्वाचन आयोग के उड़न दस्ते ने हिमाचल से लगी उत्तराखंड की सीमा कुल्हाल चेक पोस्ट और धर्मावाला चौक पर वाहनों की चेकिंग में लगी टीमों की मॉनिटरिंग की। वहीं कुल्हाल चेक पोस्ट पर आज से पुलिस के एसआई कृष्ण कुमार सिंह और आईटीबीपी के एएसआई अनिल कुमार के नेतृत्व में जवानों द्वारा वाहनों की सघनता से चेकिंग की गई। आने जाने वाले छोटे बड़े वाहनों की चेकिंग करते हुए नजर आए। गढ़वाल लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी अनिल बलूनी का रुद्रप्रयाग पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। इस मौके पर उन्होंने रुद्रा कॉम्प्लेक्स से पेट्रोल पंप तक रोड शो निकाला। विभिन्न जगहों पर उन्होंने कार्यकर्ताओं और जनता का अभिवादन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने भाजपा के पक्ष में जमकर नारेबाजी की। जिस प्रेम के साथ मेरे को यहाँ रिसीव किया है, मैं आप सब लोगों का धन्यवाद करता हूँ। और जिस जोश के साथ आप लोग यहाँ आए हैं, उसको मैं आभार करता हूँ आप लोगों का। आप लोग जितना पसीना बहा रहे हैं, मैं आप लोगों को वादा करके जाता हूँ, मेरा संकल्प है जो मेरे कार्यकर्ता इतना पसीना बहा रहे हैं, उनके बदले अगर मुझे पसीने के बदले खून भी अगर बहाना पड़े तो पीछे नहीं। उत्तराखंड लोक निर्माण विभाग के सचिव डॉक्टर पंकज कुमार पांडे ने बद्रीनाथ धाम पहुंचकर मास्टर प्लान के अंतर्गत संचालित पुनर्निर्माण कार्यों और यात्रा मार्ग पर सड़क सुधारीकरण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। सचिव ने कहा कि चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं की यात्रा को सरल, सुगम और सुविधाजनक बनाना हमारी प्राथमिकता है। उन्होंने कार्यदायी संस्थाओं को चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले सड़क चौड़ीकरण, सुरक्षा, दीवार और मलबा निस्तारण के अवशेष कार्यों को जल्द से जल्द पूरा करने और बद्रीनाथ में पुनर्निर्माण कार्यों को शीघ्र शुरू कराने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने मास्टर प्लान के तहत किए जा रहे कार्यों के बारे में पूरी जानकारी ली। जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने पुनर्निर्माण कार्यों की प्रगति के बारे में विस्तार से अवगत करवाया। टिहरी पुलिस को उस समय सफलता हाथ लगी जब पुलिस ने एक नशा तस्कर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से तकरीबन 1 किलोग्राम चरस और 15 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ साथ अंग्रेजी शराब भी बरामद की। एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर ने कहा कि लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होते ही पुलिस और एक्टिव मोड में आ गई है। इस दौरान अवैध शराब और मादक पदार्थों को लेकर पुलिस ने कड़ी कार्रवाई की है। एसएसपी भुल्लर ने बताया कि पुलिस ने इलेक्शन सीजर मैनेजमेंट सिस्टम के तहत जनपद में चेकिंग के लिए 18 बैरियर बनाए हैं। इलेक्शन डिक्लेयर होने के बाद, एमसीसी डिक्लेयर होने के बाद ये थाना क्षेत्रों में लगातार चेकिंग की जा रही है। इसी के तहत थाना देवप्रयाग में पौड़ी तिराहे के पास में चेकिंग के दौरान वीरेंद्र सिंह एक मोटरसाइकिल पे इनकी जब चेकिंग की गई तो उनके पास से लगभग 1 किलो जो है चरस जो है वो बरामद हुई है। एनडीपीएस का केस इनके खिलाफ लिखा जा चुका है और जुडिशियल कस्टडी में भेजा जा रहा है इनको, और इनका जो आपराधिक इतिहास है इसके संबंध में थाना स्तर से अभी जानकारी प्राप्त की जा रही है। इसके अतिरिक्त चूँकि जनपद में एफएसटी एसएसटी कार्यरत हैं और इसी के तहत थाना कीर्तिनगर, थाना हिंडुलाखाल और थाना थत्तीपुर यहाँ पे एक्साइज के मुकदमे कायम हुए हैं और इनसे जो शराब बरामद हुई है इन पे भी मुकदमा लिखकर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है।
और चूंकि अभी जब तक आचार संहिता है तब तक हमारी FST, SST और थाना स्तर पे चेकिंग कंटिन्यू रहेगी और किसी प्रकार का भी जो इलीगल ड्रग्स का, लीकर का या और भी जो अवैध कोई सामान है उसका मूवमेंट है वो पुलिस जो है अच्छे से चेकिंग कर रही है और ये नहीं होने दिया जाएगा जनपद में। जी सर, चुनाव को देखिए, इसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वहाँ से ही दिशा निर्देश प्राप्त हुए हैं कि अगर कोई क्रिटिकल पोलिंग स्टेशन है, क्रिटिकल पोलिंग स्टेशन लोकेशन है, तो कोई वल्नरेबल हैमलेट है, उसमें कोई पोलिंग स्टेशन है, तो वहाँ किस प्रकार, किस मानक के हिसाब से वहाँ पे फोर्स लगाया जाएगा, तो उसको इन लेटर फॉलो किया जाएगा। जिस प्रकार के निर्देश हमें आयोग से प्राप्त हुए हैं उसी प्रकार से फोर्स लगाया जाएगा। उसका आंकलन कर लिया गया है पुलिस मुख्यालय को, उस संबंध में रिक्वेस्ट प्रेषित कर दी गई है और पर्याप्त फोर्स जनपद में रहेगा और इलेक्शन को सकुशल संपन्न करने के लिए। जी सर, इलेक्शन को जगह से जो है जवानों को लिया जाएगा। देखिए, इसमें हमेशा की बात है, इलेक्शंस में पुलिस फोर्स के अलावा PRD भी रहते हैं, होमगार्ड्स भी रहते हैं और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के कर्मचारी अधिकारी भी रहते हैं। इसके अतिरिक्त बाहर से भी सुरक्षाकर्मी आते हैं, जिसमें केंद्रीय अर्धसैनिक बल भी आते हैं, जिसकी ऑलरेडी एक कंपनी ITBP की जनपद में आगमन करा चुकी है। इसके अतिरिक्त बाहर स्टेट की फोर्स भी आती है, तो इसमें जैसे जैसे इलेक्शन पास आएगा ये फोर्स बढ़ता रहेगा और इलेक्शन वाले दिन जो है सारे पोलिंग स्टेशन लोकेशन जो हैं वो पुलिस द्वारा अच्छे से कवर किए जाएंगे। और फिलहाल जनपद में पर्याप्त फोर्स है और सारी यूनिटें अपना अच्छे से काम कर रही हैं और लगातार 24 घंटे की चेकिंग निगरानी कराई जा रही है। सर, सोशल मीडिया पुलिस ऑफिस में एक LIU जो ब्रांच है उसके नेतृत्व में एक सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल होती है। उसमें जो हमारे ट्रेंड कर्मचारी हैं, जो कि जितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो फेमस प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर हो गया, इन पे लगातार वॉच करते हैं और अगर कोई ऐसी चीज़ जो कि प्रभावित कर सकती है मतदान को, इलेक्शंस को या किसी और वजह से सही नहीं है। नवनियुक्त SSP पौड़ी लोकेश्वर सिंह ने पुलिस लाइन पौड़ी में अपनी पहली क्राइम बैठक ली। इस दौरान उनके द्वारा लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अपने अधीनस्थ अधिकारियों व पुलिस के जवानों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। SSP ने बताया कि वर्तमान में लोकसभा चुनाव पर पुलिस का फोकस है। उन्होंने बताया कि पुलिस की पहली प्राथमिकता चुनाव को शांतिपूर्वक व निष्पक्ष संपन्न करने की रहेगी। इसके साथ ही जनपद में बढ़ते हुए अपराधों व नशे की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाना उनकी प्राथमिकता में शुमार रहेगा। उन्होंने कहा कि आज पहली क्राइम बैठक में उन्होंने अपने अधीनस्थ कर्मचारी से मुलाकात कर उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं, जिससे आने वाले दिनों में जनपद में बढ़ते हुए अपराध पर अंकुश लगाया जा सकेगा। देखिए, चूँकि इलेक्शन के आसपास मैंने ज्वाइन किया है, तो सबसे पहले जो प्राथमिकता है वो लोकसभा इलेक्शन को बिना किसी कॉन्स्पिरेसी के, बिना किसी लॉ एंड ऑर्डर के स्मूथली इलेक्शन करवाना एक प्रायोरिटी है। उसके उपरांत ज़िले में जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशंस हैं और जो अपराध की गतिविधियां बढ़ रही हैं उनको भी हम लोग कंटेन करेंगे। साथ ही साथ चूँकि पहाड़ों में नशे की प्रवृत्ति बढ़ रही है, तो नशे को कैसे हम लोग रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, कैसे युवाओं को प्रेरित करते हुए उनको नशे से हम लोग उजागर कर सकते हैं, उसके ऊपर भी हमारा फोकस रहेगा। और तीसरा हमारा, चूँकि साइबर और फाइनेंशियल फ्रॉड ये फ्यूचर क्राइम है और हम लोग ये ऑब्ज़र्व भी कर रहे हैं कि पिछले कुछ समय से इसकी बहुत शिकायतें हमारे पास प्राप्त हो रही हैं। इसलिए जो हमारी साइबर सेल की टीम्स होंगी, हमारी फाइनेंशियल फ्रॉड की जो टीम्स होंगी, उनको स्ट्रेंथन किया जाएगा और उनको और हम लोग स्ट्रॉन्ग बनाएंगे और इसके ऊपर भी हम कुछ लगाएंगे। सरकारी सस्ते गल्ले का लाखों रुपए का राशन डकार कर फरार हुए एक इनामी अपराधी को STF ने गिरफ्तार किया है। अभियुक्त पिछले 6 सालों से फरार चल रहा था। अभियुक्त की पहचान विकास गोयल पुत्र देवी शंकर गोयल निवासी थाना पटेल नगर के रूप में की गई है। मंगलौर क्षेत्र में हो रही लगातार विद्युत कटौती से परेशान सैकड़ों किसानों ने मंगलौर बिजली घर का घेराव कर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए। किसानों ने विद्युत विभाग पर किसानों का शोषण किए जाने का आरोप लगाया है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि विद्युत विभाग के अधिकारी जानबूझकर विद्युत कटौती कर रहे हैं और बिजली के बिल भी बढ़ा चढ़ाकर भेज रहे हैं। बिल ठीक कराने के लिए किसानों को दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते हैं। बेहाल किसानों की फसल ओलावृष्टि से बुरी तरह प्रभावित हुई है और किसानों को बढ़ा चढ़ाकर बिल भेजे जा रहे हैं।
बिजली का बिल जमा न किए जाने पर किसानों के विद्युत कनेक्शन काटे जा रहे हैं। किसान कई बार विभागीय अधिकारियों से शिकायत भी कर चुके हैं, लेकिन विभागीय अधिकारी किसानों की कोई सुध लेने को तैयार नहीं है। बाकी यू के जिलाध्यक्ष विजय शास्त्री ने कहा कि किसानों के बिजली बिल माफ किए जाने और विद्युत कटौती को बंद किया जाए। ये किसानों की जो अघोषित बिजली के कट है, जब पानी देने का टाइम हो जाता है तब ये कह देते हैं एक्शन को फ़ोन करो, ये जी ऊपर से कट रही, ऊपर से कट रही, पता नहीं भगवान ही काट रहा किसानों के लिए बिजली, बताते नहीं है कुछ भी। और ये जो बिजली में बिलों में हेरा फेरी कर रखी, ये जो छोटे लाइनमैन हैं इनके पैसे खाने का ये काम बना हुआ है। तो इन्हें बहुत समझाने पे जब ये कोई सुनने को तैयार नहीं, कोई इनका ऐसी एक्शन कोई सुनने को तैयार नहीं, तो आज फिर शास्त्री जी ने फैसला किया था यहाँ पे जो है अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन चलेगा, जब तक मांग नहीं मानेंगे तब तक चलेगा। बिल्कुल प्रभावित होंगी फसल, जब बिजली नहीं देंगे, पानी नहीं जाएगा, फसलें प्रभावित होंगी, क्योंकि ये किसानों पे बिल तो मांग रहे पर ये नहीं देख रहे कि ओले से जो फसल अभी खराब होगी बिल कहाँ से देगा किसान। बिल मांग रहे, आचार संहिता लग गई, कह रहे कुछ कर नहीं सकते, फिर आचार संहिता में बिल क्यों मांग रहे भाई? बिल ही मांगने बंद कर दो तुम आचार संहिता में। तो ये जो है परेशान करने का काम कर रहे। पुलिस और बिजली घर पर धरना दिया, हमने 15 तारीख में एक नोटिस जारी कर दिया था यहाँ के 80 महोदय को, दोनों एक्शन को, ग्रामीण वाले को भी टाउन वाले को भी, क्योंकि क्षेत्र में लगातार एक तो घोषित बिजली कटौती करी जा रही और अवैध तरीके से छापेमारी करी जा रही, और किसानों पर, मजदूरों पर, गरीब जनता पर बिल इतने बढ़ा चढ़ा कर भेजे जा रहे। अगर किसी का बिल एक महीने का 1000 का आया तो अगले महीने में वो 5000 का होगा, और ठीक कराने के लिए किसानों को, मजदूरों को चक्कर काटने पड़ रहे। हमारे पास रिकॉर्डिंग है जो वो ठीक करने के लिए उनके जो कर्मचारी में पैसे मांगते हो। तो हमने कई बार अधिकारियों को कहा, लेकिन बिजली विभाग इतना लापरवाह हो रहा है कि किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है। 4-5 दिन हो गए हमने नोटिस जारी करा था, बिजली विभाग की तरफ से कोई उस पर संज्ञान नहीं लिया गया। इसलिए आज मजबूरी में हम यहाँ बिजली घर पर धरना प्रदर्शन करने के लिए आए, और जब तक किसानों की समस्या का समाधान नहीं हो। लोकसभा चुनावों के मद्देनजर मतदाताओं को वोट की अहमियत की जानकारी देने के लिए निर्वाचन आयोग अलग अलग कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नमामि बंसल ने बताया कि इन कार्यक्रमों के माध्यम से मतदाताओं को वोट डालने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इस जागरूकता अभियान में अलग अलग थीम पर मतदाताओं को वोट डालने की प्रेरणा दी जा रही है। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड में करीब 83 लाख मतदाता हैं, जिनमें 1,45,000 नए युवा मतदाता हैं। और उनको मतदान के लिए प्रोत्साहित कर, और जो हमारे 83,21,207 मतदाता हैं राज्य में, जिसमें से कि लगभग 43 लाख पुरुष मतदाता हैं और 40 लाख महिला मतदाता हैं। साथ ही विभिन्न अलग अलग श्रेणी के भी मतदाताओं की संख्या हम आपको बता देंगे। इन सभी को विशेष गतिविधियों के माध्यम से प्रत्येक वोटर तक हमारी टीम्स पहुंच सकें और उनको मतदान के लिए प्रोत्साहित कर सकें, प्रेरित कर सकें, यही प्रयास है। और इस प्रयास की शुरुआत कर दी गई थी 25 जनवरी से, जो कि नेशनल वोटर्स डे था, और तभी से हमारी लगातार ग्राउंड लेवल पर अलग अलग गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। इसी क्रम में 13 फरवरी से प्रतिदिन का एक कैलेंडर भी तैयार किया गया है, जिसमें प्रतिदिन सभी जनपदों में समान गतिविधियां टेकअप करके मतदाताओं तक पहुंचा जा रहा है। और इन गतिविधियों में कितने लोगों ने प्रतिभाग किया, इसका भी ब्यौरा हम आपको बता देंगे। तो जैसा कि हमने बताया कि अलग अलग टाइप की एक्टिविटीज़ हम कर रहे हैं। कल्चरल एक्टिविटीज़ की अगर बात करें, जैसे कि हमारी मेहंदी प्रतियोगिताएं हैं, रंगोली है और स्लोगन राइटिंग, इन सब में चलता रहेगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।